पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद से पुरानी रीति और रवायत बदलने की मुहिम सी चल पड़ी। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर चले आ रहे पुराने कायदे भी अब टूट रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इन लाउड स्पीकरों का वॉल्यूम डाउन करने का आदेश दिया। यह आदेश कट्टरपंथी गैंग को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पुलिस थाने पर ही हमला बोल दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि अब सत्ता बदल चुकी है, अब दीदी नहीं दादा की सरकार है, लिहाजा अब इस गैंग के फुल ट्रीटमेंट की तैयारी हो रही है। बस्ती से बात उठा कुछ अजान वगैरह का मामला में मेट्रो के पास से पूरा पथराव हो रहा था। जिस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी किया गया है, इसका सबूत अभी भी मिल रहा है। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम डाउन तो मियां भाई लाओ। भाईजान को कानून समझाया तो पत्थर चलाया। बंगाल में बह रही बदलाव की बयार मियां भाई को रास नहीं आ रही है, लिहाजा विरोध में पत्थर उठा लिए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि मस्जिद पर लगा जो लाउड स्पीकर कल तक धड़ल्ले से शोर मचा रहा था, सरकार बदलने के बाद उसकी आवाज डाउन करने की समझाइश दी गई थी। आजाद बस्ती से बात उठा कुछ अजान वगैरह का मामला में कि साउंड कम करना है तो साउंड तो कम करा जाना चाहिए। कहेगा ऑर्डर हुकूमत का, इनका तो कोई मामला नहीं है, तो लाइन ऑर्डर को अपने लेके चलेंगे ना पुलिस। हाँ, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे उनका ऑर्डर को तो लेके चलना ही होगा प्रशासन को। ये अजान और साउंड का मामला में आलिम उलमा, काजी साहब, इमामत शरिया, जो लोग हमारे उलमाए दीन हैं, वो लोग जो निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, एक कमेटी होती है, वो कमेटी के लोग बात करेंगे, वो इमाम लोग ये लोग बात करेंगे, जो लोग हमारे आलिम उलमा का ये होते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने उन लोगों को ऊपर में छोड़ रखा है, वो लोग जैसा निर्णय लेंगे और आम लोगों को इससे दूर रहने का। सूबे की शुभेंदु सरकार ने हाल ही में मस्जिदों और मंदिरों समेत सभी धार्मिक संस्थानों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत धार्मिक स्थलों पर लगाए गए माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम की आवाज केवल परिसर तक ही सीमित रखने के लिए कहा गया है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। प्रशासन ने सभी धार्मिक संगठनों से इन नियमों का पालन कराने की अपील की थी। इसी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी जहांगीर मोहल्ला समेत कई इलाकों के धार्मिक स्थलों पर पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों ने मस्जिदों और मंदिरों के प्रबंधन से बातचीत कर नए नियमों के बारे में जानकारी दी और ध्वनि सीमा का पालन करने के लिए कहा। इसी से भाईजान की भीड़ उग्र हो गई और पुलिस चौकी पर ही हमला कर दिया। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, जहांगीर मोहल्ला का जो थाना है, वो थाना पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है। पत्थरबाजी किया है, थाने के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है, सिर्फ एक र्यूमर के वजह से। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वालों का बाइक या गाड़ी है, वहां भी तोड़फोड़ किया गया है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर भेजा। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया, जिसके बाद हालात धीरे धीरे काबू में आए। पुलिस हमले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच कर रही है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूर्व की ममता सरकार में मियां भाई ने खूब मनमानी की। सत्ता बदलने के बाद अब जब नियम कायदों का हंटर चल रहा है, तो कट्टरपंथी गैंग को बुरा लग रहा है। शुक्रवार को कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया तो हंगामा कर दिया। अब आसनसोल में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम डाउन करने के लिए कहा गया तो पत्थरबाजी कर दी। लेकिन शुभेंदु सरकार ने भी साफ कर दिया है कि नियम कायदे तो मानने ही होंगे और नहीं मानेंगे तो नतीजे भी भुगतने होंगे।
तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। इस दो टूक चेतावनी को कट्टरपंथी जमात जितनी जल्दी अपने दिमाग में उतार लेगी उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, वरना शुभेंदु सरकार ने तो यूपी में सीएम योगी की तर्ज पर इन लोगों के बेल्ट ट्रीटमेंट की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में आज अद्भुत दृश्य दिखा। हजारों सनातनी पूजा करने पहुंचे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के बीच हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में इस तस्वीर को देखकर उदासी छाई हुई। ओवैसी और मदनी से लेकर कई मौलाना अब तरह तरह से इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम सबूतों के बावजूद भाईजान अदालती फैसले के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है कि भोजशाला मंदिर ही है, कमाल मौला की मस्जिद नहीं है। सात 700 सालों बाद भोजशाला की यह पहली सनातनी सुबह है और कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला की अब हर सुबह ऐसी ही होगी। वजू मुक्त, अजान मुक्त, नमाज मुक्त। भोजशाला का हर एक कोना घंटे, घड़ियाल, श्लोक और आरती की थाल से रोशन रहेगा। सनातन अपने सबसे वैभवशाली रूप में भोजशाला में प्रतिष्ठित हो चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ, आरती, मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा। सिर्फ मंगलवार तक पूजा का अधिकार बेड़िया तोड़ साल के 365 दिनों के लिए विस्तार पा चुका है। कोई रोक टोक नहीं। भोजशाला का द्वार हर हिंदू के लिए खुला है और अब भाईजान के लिए बंद, क्योंकि भोजशाला मंदिर है, कमाल मौला मस्जिद नहीं। जिन्हें मिर्ची लगती है लगे। हिंदुओं ने अदालत से लड़कर जीता है, पूजा का हक खैरात में नहीं मिला। खुले हैं ऊपरी अदालत के दरवाजे के ताले, जिसे जाना है जाए। वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर मिलेगा तो वही होगा? सर नाराजगी जताएंगे? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? जरूरत पड़ेगी, ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही है, जब कोर्ट ने उसको भूल गया तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दीवारों पर, स्तंभों पर, पत्थरों पर देवनागरी लिपि में संस्कृत श्लोक अंकित है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को एएसआई सर्वे पर भरोसा नहीं, स्थापत्य के अवशेषों पर यकीन नहीं। हर तरफ यहाँ सनातनी सबूत मौजूद हैं, लेकिन आंखों पर लगा सांप्रदायिक चश्मा देखने नहीं देता। यहाँ की तस्वीरें आप भोजशाला की देख पाएंगे। ये जो है पिलर्स बने हुए हैं, यहाँ पर चक्र बने हुए हैं। हिंदू समुदाय का कहना है कि ये उनके देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर कई ऐसे सबूत है जो भोजशाला के अंदर इसको बताते हैं कि ये देवी माँ सरस्वती का मंदिर था, है और रहेगा। बढ़ाना चाहते हैं बखेड़ा बाबरी वाली मस्जिद की दफन हुए विवाद को छेड़कर। क्यों खौफ सिर्फ भोजशाला का नहीं है, खौफ है बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का, खौफ है मथुरा के ईदगाह का। और ये डर क्यों है? क्योंकि अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों और दस्तावेजों पर फैसला देती है।
भोजशाला का कोना कोना हिंदू मंदिर होने का प्रमाण दे रहा है, लेकिन भाईजान को कबूल नहीं। लोगों को तो विश्वास ही नहीं कि ताले खुल गए। स्तुति की, हनुमान चालीसा किया, माँ की आरती की। पूजा का अधिकार को बरकरार रखा है और नमाज का जो अधिकार दिया था उसको क्रैश कर दिया गया है। भोजशाला परिसर में कुल 104 प्राचीन खंभे मौजूद हैं। खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां और रिद्धि सिद्धि के पारंपरिक चिन्ह उकेरे गए हैं। इसकी नक्काशी पूरी तरह से मंदिर वास्तुकला की शैली से मेल खाती है। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः जैसे धार्मिक शब्द लिखे हुए हैं। परिसर की छत पर कमल के फूल की आकृति बनी हुई है। जो इतिहास भूल जाते हैं, तारीखों का मतलब इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ही देश का कानून है, अदालतें हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है और अपने हक के लिए लड़ने वाले करोड़ों सनातनी हैं। मुस्लिम समुदाय इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसे हक है जाए। शत्रु संहारक गदाधारी बजरंग बली की भोजशाला में पूजा शुरू हो गई है। धार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी में बुलडोजर ने छठा गियर लगा लिया। 100 से ज्यादा मकानों को गिरा चुका है। अब बारी 6 मस्जिदों की है, जिन्हें गिराने की तारीख का योगी प्रशासन ने ऐलान कर दिया। इन मस्जिदों के पास अब केवल 360 घंटे बचे हैं। 2 दशक से पुरानी 2 मस्जिदें भी इन्हीं 360 घंटों के अंदर मलबा हो जाएंगी। तो 7 मकानों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। सत्तर 71 मकान ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। अलाइनमेंट में आ रहा है तो उनको प्रतिस्थापित किया जाना ही अनिवार्य रूप से आवश्यक है। PWD ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो 6 मस्जिदें रास्ते में आ रही हैं, अब उनको 31 मई तक ध्वस्त कर दिया जाएगा। दाल मंडी में 107 मकानों को बुलडोजर मिट्टी कर चुका है। अभी तक कुल 100+ मकान जो हैं ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब बारी 6 मस्जिदों की है। मस्जिदों का भी जो हल है वो मई लास्ट तक हो जाएगा। हाँ जी। 200 साल पुरानी लंगड़ा हाफिज मस्जिद, 226 साल पुरानी करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, निसारन मस्जिद, अली रजा मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, ये 6 की 6 मस्जिदें मलबा होने वाली है। प्रशासन ने इन्हें गिराने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। तारीख है 31 मई 2026। इस तारीख के बाद दाल मंडी में ना कोई मकान दिखेगा, ना ही कोई मस्जिद। योगी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी निर्माण अवैध या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ही क्यों न हो, यहां नहीं टिकेगा। 31 मई के बाद प्रशासन प्रोजेक्ट के नए फेज को शुरू करेगा। 1 जून से दाल मंडी में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। टाइमलाइन तो यही है कि मई तक हमको पूरी लाइन क्लियर करके प्रशासन की मदद से हमको लेनी है। इसका मतलब यह है कि दाल मंडी की इन 6 मस्जिदों के पास केवल 15 दिन बचे हैं, यानी 360 घंटे। मई खत्म होते होते मस्जिदों का नामो निशान दाल मंडी से मिट जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने का सुगम रास्ता श्रद्धालुओं के लिए इसी जगह से होकर गुजरेगा। करीब 226 साल से जो करीमुल्लाह बेग मस्जिद यहाँ खड़ी है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
नमाजियों को नमाज दूसरी मस्जिद में अदा करनी होगी। शुरुआत में जिस तरीके से चौक से होते हुए मस्जिद करीमुल्लाह बेग आती है, उसके बाद 4 और मस्जिदें आती हैं और मस्जिदों को पूरी तरीके से डिमोलिश करने के लिए PWD ने एक नया प्रस्ताव दिया है। प्रशासन की तेजी से चल रही इस कार्रवाई को देख मस्जिद के मुजावर की जुबान न चाहते हुए वो कह ही दे रही है जो वो नहीं कहना चाह रहे। नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। इलीगल नहीं, पॉइंट पर। करीमुल्लाह बेग मस्जिद की ही तरह लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी दाल मंडी में 200 साल से 5 वक्त की नमाज की गवाह बनी है, लेकिन इस पर भी योगी प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। यहाँ मियाँ भाई 2 दशक से अपने सब त्योहार मनाते आए हैं, लेकिन इस बार की बकरीद भाईजान के लिए इस मस्जिद में आखिरी होगी। ये वो मस्जिद है जिसकी शुरुआत सबसे पहले होगी और इसके बाद 5 और मस्जिदें हैं, यानी नई सड़क से लेकर चौक तक कुल 6 मस्जिदों को प्रशासन जमींदोज करेगा। हालांकि प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बनी मस्जिदों के लिए विशेष ऑफर जारी किया है। साफ कहा है कि वक्फ जमीन पर मालिकाना हक होने पर मुआवजा मिलेगा, नहीं तो वाराणसी प्रशासन दूसरी जगह पर मस्जिद बना कर देगा। ठीक है, वक्त की संपत्ति किसी ओनर की होगी तो उस केस में हम जमीन का जो पैसा होगा उसको देंगे, ठीक, क्योंकि PWD के नाम से रजिस्ट्री होगी उसकी। और यदि वो सरकारी संपत्ति होगी, ठीक है, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब भाईजान प्रशासन के फैसले को खुशी खुशी अपनाएं या फिर विरोध करें। योगी प्रशासन ने दाल मंडी में 6 की 6 मस्जिदों को तोड़ने की समय सीमा का ऐलान कर दिया है। मई के इन आखिरी 15 दिनों में इन मस्जिदों को मियाँ भाई को खुदा हाफिज कहना ही होगा। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, जो न सिर्फ केमिस्ट्री का प्रोफेसर था बल्कि एनटीए के एग्जाम प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ था, यानी पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा था। और हैरानी की बात यह है कि इस प्रोफेसर ने पुणे में कुछ छात्रों को अपने घर पर इकट्ठा करके एक स्पेशल क्लास ली थी। इस दौरान उसने छात्रों को पेपर से जुड़े सवाल और जवाब दोनों लिखवाए। इसके लिए उसने लाखों रुपए लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीबीआई ने नीट के नटवर लाल पर शिकंजा कैसे कसा। देखिए, नीट पेपर लीक मामले का किंगपिन, जिसने चंद रुपयों की खातिर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कई बेकसूर छात्रों को सुसाइड करने पर मजबूर किया, अब वो सीबीआई के शिकंजे में है। नाम है प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली। सीबीआई ने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया। सीबीआई जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कुलकर्णी सालों से नीट प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा था। एनटीए के एग्जाम प्रोसेस से जुड़े होने से उसकी पहुंच सीधे प्रश्न पत्रों तक थी। इसी का फायदा उठाकर प्रोफेसर कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और फिलहाल पुणे में एक केमिस्ट्री लेक्चरर था। आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर ने पुणे में चल रही अपनी कोचिंग क्लास में छात्रों को पहले से ही परीक्षा में आने वाले सवाल बता दिए थे। जब सीबीआई ने इस नोटबुक्स का मिलान 3 मई को हुए असली नीट पेपर से किया तो हर एक सवाल मैच कर गया। दावा है कि इस क्लास में एंट्री के लिए छात्रों से लाखों रुपए वसूले जाते थे। मतलब नीट पेपर का पहरेदार ही मास्टरमाइंड निकला। लेकिन सवाल है, आखिर पेपर लीक मामले के इस सरगना तक सीबीआई पहुंची कैसे? कैसे इसे गिरफ्तार किया गया? तो आपको बता दें कि चंद रोज पहले सीबीआई ने पुणे से एक आरोपी मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया। जब पूछताछ की गई तो फिर मुख्य सरगना के तौर पर पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया। पुणे के सुखसागर नगर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे बीते 2 साल से इस रैकेट में एक्टिव थी। उसका काम था छात्रों और उनके माता पिता को अपने जाल में फंसाना
और उन्हें मुख्य दलाल धनंजय लोखंडे तक पहुंचाना। पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स के साथ मनीषा के 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों में परीक्षा से ठीक पहले लाखों के ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मिले हैं। नीट पेपर के मुखिया पीवी कुलकर्णी का एक घर है। इस घर में ताला लगा हुआ है और घर का कोई भी सदस्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन पहले सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुलकर्णी का परिवार किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पहले सीबीआई की टीम लातूर में मौजूद कुलकर्णी के घर पहुंची और फिर उसे पूछताछ के लिए पुणे लाया गया, जहां आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं। फिलहाल जब्त सामग्रियों की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। अब तक नीट पेपर लीक में सीबीआई ने 9 गिरफ्तारी की है। प्रोफेसर कुलकर्णी से पहले 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिनमें से 5 आरोपी अदालत में पेश कर रिमांड पर भेजे गए, जबकि 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। वहीं आज पुणे से सीबीआई ने मनीषा गुरुनाथ को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले पर पूरे देश में बवाल छिड़ा है। राजधानी दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्जाम कंडक्ट करती है उसके ऑफिस के बाहर ओखला में प्रदर्शन किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर का क्या लिबास भी उन्होंने ओढ़ा हुआ है और एक तरीके से सांकेतिक रूप से जो है वो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल देश के अंदर ये कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी मांग है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्दी है इसकी कीमत है, बहुत मेहनत से ये वर्दी बनाई जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ लिख कर। सीबीआई का दावा है कि ये एक सोची समझी देशव्यापी साजिश थी, जिसकी परतें अब खुलना शुरू हुई है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े रसूखदारों के नाम सामने आ सकते हैं, जिनके तार एनटीए से जुड़े थे। लातूर से वैभव बालकुंदे और दिल्ली से सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर नीट पेपर लीक मामले में केमिस्ट्री का प्रोफेसर पुणे से गिरफ्तार हुआ, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर पेपर लीक का दावा करने के गंभीर आरोप लगे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी प्रोफेसर छात्रा को अपने केबिन में बुलाने के लिए पेपर आउट तक का लालच देता हुआ सुनाई दिया। इस प्रोफेसर को योगी फोर्स ने अपने शिकंजे में तो ले लिया है, लेकिन इस मामले में कितनी सच्चाई है इसकी जांच चल रही है। बेटी को सुरक्षा प्रदान करो, सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। सीएम योगी की ये 2 चेतावनियां लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर को शायद समझ नहीं आई, तभी तो इसने वो कर डाला जो इसे सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था। इसकी करतूत हम आपको दिखाएंगे या बताएंगे नहीं, बल्कि सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका नाम जान लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर का नाम है परमजीत सिंह। इस पर यूनिवर्सिटी की एक छात्रा से न केवल अभद्र बातचीत करने का आरोप लगा है, बल्कि पेपर लीक के आरोप में भी असिस्टेंट प्रोफेसर विवादों का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह प्रोफेसर छात्रा को केबिन में बुलाने और परीक्षा पेपर लीक कराने का दावा कर रहा है। 1 मिनट 46 सेकंड के इस ऑडियो में सुनिए कैसे आरोपी प्रोफेसर छात्रा को बहला फुसला रहा है। इस पूरी बातचीत का केवल ये शुरुआती हिस्सा है। पूरे ऑडियो में आपको डार्लिंग, मिलने आओगी, पेपर आउट, आ जाओ, यार जैसे शब्दों का प्रयोग करते लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर सुनाई देगा। इस बातचीत के वायरल होने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आरोपी प्रोफेसर परमजीत सिंह न सिर्फ छात्रा पर मिलने का दबाव बना रहा था, बल्कि पेपर लीक करने का दावा भी करता सुनाई दे रहा है। इस प्रोफेसर ने छात्रा को अपने पास बुलाने के लिए पूरी बातचीत में आधार ही पेपर लीक को बनाया है। यह हालात तो इन प्रोफेसर के तब हैं जब देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। योगी नकल माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने तक की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इस प्रोफेसर को सुनिए
कैसे छात्रा को अपने करीब बुलाने के लिए एग्जाम से पहले पेपर आउट करने की बात बार बार कर रहा है। छात्रा ऑडियो में आरोपी प्रोफेसर को टालने की कोशिश करती सुनाई दे रही है, जिसके बाद उसे बस किसी भी हाल में बुलाने की जुगत में लग जाता है। प्रोफेसर के बहुत दबाव बनाने पर वो कोशिश करने की बात करती है तो वो उसे 1 हफ्ते के अंदर जबरन बुलाने का प्रयास करता है। प्रबंधन से लेकर ये मामला पूरे प्रदेश में हर किसी की जुबान पर है और सभी मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक वाले प्रोफेसर की सिर्फ 3 दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। हालांकि प्रोफेसर के खिलाफ हसनगंज थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने प्रोफेसर को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मैदान में उतर आई है। कैंपस में प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हुई और दोषी प्रोफेसर पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यूनिवर्सिटी के कुलपति जेपी सैनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंटरनल कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं, जबकि यूपी पुलिस हर साक्ष्य के आधार पर इस केस की जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला एक बेटी के सम्मान का है और परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाला भी है, क्योंकि अगर प्रोफेसर ऐसा करेंगे तो इससे पूरा सिस्टम प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।